हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर दिस मच डिले। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि बहुत ढेर सारा पार्ट इसमें से पहले ही कट चुका है। मतलब आपका जो बेसिक पार्ट था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके साथ साथ रदरफोर्ड मॉडल, ये सब कट चुका है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जिससे हमें स्टार्ट करना है वो है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। तो अगर देखें तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीज जो बात करेंगे वो एकदम बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और ये चैप्टर आपके लिए क्लास 11, 12 सारे बेसिक से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सब कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे अबाउट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशंस एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, सारी बातें यहीं पे होंगी। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल की बात करते हैं। तो बोर मॉडल है जो कॉन्सेप्ट को हम अब पढ़ते हैं कि कैसे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज्ड हैं, और बोर मॉडल आया कैसे इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जिसके कारण बोर मॉडल आया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ पार्टिकल, और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा को प्रूफ कैसे किया गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को प्रूफ कैसे किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उसके कारण जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ, स्पेक्ट्रम क्या होता है? कोई भी चीज कुछ कलर देता है और उस बैंड ऑफ कलर्स को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो कैसा ऑब्जर्व हुआ उसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर इसकी बात करें तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हमेशा अरेंज्ड होती है। तो अगर इसको हम 90 डिग्री बनाएं तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नेचर, और इसी के बारे में उन्होंने बात की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो थ्योरी थी ये सबसे पहले मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। मैक्सवेल ने सबसे पहले कहा था कि अगर कोई चार्ज बॉडी होती है, अगर कोई चार्ज बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज बॉडी, अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और उसके आसपास ये कैसा बिहेव करती है, इसी के बारे में मैक्सवेल ने बात की। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे ये आइडेंटिफाई होता है या जिससे इसको समझाया जाता है, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट, दो हाईएस्ट पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, या दो हाईएस्ट पॉइंट या दो लोएस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, जो हमें बताता है कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स टोटल हो रहे हैं। और उसके बाद होता है वेव नंबर। वेव नंबर इज 1 अपॉन वेवलेंथ, और एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इतने फॉर्मूले के बारे में इन्होंने बात की थी जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद बात आती है पार्टिकल नेचर की, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल नेचर का भी होता है। अब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 चीजें बताई गई थी, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो आइए बात करते हैं इसकी। तो जैसा कि आप जानते हैं विद्वानों में बहुत ज्यादा ही मतभेद होता है और कोई भी साइंटिस्ट एक दूसरे की बात से इजिली सहमत नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीजें थी जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जा रही थी, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें वेव नेचर को मान के कंसिडर की जा सकती थी। मतलब वेव नेचर से ये चीजें एक्सप्लेन हो जा रही थी। बट ये कुछ चीजें जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में पहले बात करते हैं। अब एक ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं जो हर टाइप के वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और हर टाइप के वेवलेंथ ऑफ बॉडी को हर टाइप वेवलेंथ के लाइट को एमिट कर सके। मतलब सारे टाइप के वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक ही हो, ये एक नाम दिया गया है।
अब ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि किसी चीज को हम रेगुलरली हीट करते जाते हैं तो वो अपना कलर चेंज करती रहती है और इवेंचुअली ब्लैक कलर की हो जाएगी। इसके बाद ब्लैक बॉडी तो हम उसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब एंड एमिट कर सके ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट। और इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा, जो लाइट का रेडिएशन निकलेगा, वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस चीज को वो लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो पहली ये थ्योरी थी जो आप कह सकते हैं या तो ड्रॉबैक था वेव थ्योरी का, या तो चीजें थी जो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट थी। दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय प्लैंक। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ ज्यादा तो नहीं कहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे हम इलेक्ट्रॉन या फिर लाइट एमिट करते हैं सर्टेन वेवलेंथ की, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अगर इसको बात करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन को, हर एक मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उनको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपने सरफेस से बाहर निकल सकें। इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम देते हैं। और ये प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट इस पे फॉल करती है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी दे देती है। और इसी प्रोसेस या इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसे प्लैंक ने दिया था। और अगर हमने माना कि V0 यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम जो लाइट इस पे डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, विच इज ग्रेटर देन दिस, देन द लाइट विल बी एमिटेड। जो लाइट यहां से निकलेगी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस चीज को उन्होंने फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि अगर वर्क डन, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जा रही है उसके कारण h न्यू है, और इसके लिए अगर इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, उसके लिए वर्क डन हमें इतना चाहिए था, तो W माइनस W0 विल बी इक्वल टू वॉट। अब इस वॉट का आंसर आप लोग के पास यहां पहले से है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अगर इसको हम इस साइड करते हैं तो हमारे पास आता है h न्यू इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सॉरी h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जहां पे h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि उन्हीं के नाम पे रखा गया था। और इन दोनों थ्योरीज के बाद फाइनली मान लिया गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर का होता है। तो आपके जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आ सकते हैं कि इसे एक्सप्लेन कीजिए कैसे, हाउ यू कैन से दैट हाउ इट इज प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज अ पार्टिकल नेचर। तो आपको इन दोनों थ्योरी को एक्सप्लेन करना होगा। कभी कभी डायरेक्टली आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी। इसके बाद जो फाइनली हमारे पास फॉर्मूलेज आए, इससे हमें पता चला डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट, और हमने जो फॉर्मूला मिला दैट वाज E इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, वेयर E इज एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, C is speed of light, and lambda is wavelength। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसके प्रूफ की, कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये सच है। इसका प्रूफ दिया गया स्पेक्ट्रम के द्वारा। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपने बहुत बेसिक चीज पढ़ी होगी, या अगर आपने पढ़ी नहीं होगी तो आपने रेनबो तो देखा ही होगा डेफिनेटली। तो जब व्हाइट लाइट जो होती है वो वाटर से या किसी दूसरे मीडियम से पास करती है, तो वो 7 कलर्स में डिफ्रैक्ट हो जाती है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। वो जो बैंड ऑफ लाइट आती है उसे हम लोग स्पेक्ट्रा कहते हैं। बेसिकली अगर स्पेक्ट्रा एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ का है, मतलब एक के बाद एक लाइट होती है, बीच में बिना
डार्क बैंड के, या फिर डार्क बैंड का मतलब जहां हमें कुछ ना दिखे, तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। दो टाइप के बेसिक स्पेक्ट्रम होते हैं और इसके बारे में ये 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, सॉरी एनुअल एग्जाम्स में आपके आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा वो होता है जहां पे पहले वो कई सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब, एमिशन स्पेक्ट्रा वो होता है जहां पे जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को एमिट करने के बाद मिलेगा, या फिर एनर्जी एमिट करने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलेगा रिलीज करने के बाद, दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब ऑब्जर्व होता है? जब कोई भी कंपाउंड आप कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करे, और वी कैन ऑल्सो से मेनी वेवलेंथ ऑफ लाइट, कई सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम देगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब अगर हमें कोई काम करना है तो हम किसी से पैसा ले लें और फिर वो काम करें, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि पहले हमने ले लिया और फिर हम वो काम शो कर रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि हम अपने खर्चे पे काम कर रहे हैं, किसी ने हमसे कह दिया कि भाई आपको ये काम करना है पर हम पैसा नहीं देंगे, तो वो हम अपने एक्सपेंडिचर पे अगर वो काम करें, दैट विल बी एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये 2 टाइप के स्पेक्ट्रा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 1 और 2 मार्क्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आता है वो आता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन की बात हमेशा इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर वो उसमें बहुत ढेर सारी चीजें भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत कम डिफरेंस हमें शो करता है या बहुत कम पॉसिबिलिटीज हमें शो करती हैं, तो हमें स्टडी करना आसान होता है। तो इसमें देखा क्या गया कि हाइड्रोजन के एक एटम से जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया तो कई सारी फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एमिट हो रही थी। अब इन सारी फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट को जब स्टडी किया गया तो हमने एक फॉर्मूलेट, और हमें यह भी पता चला कि ये जो मेनी फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट्स है वो अलग अलग लाइंस की बनी है। अब लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। हमेशा कोई भी एटम अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, हमेशा अपने ग्राउंड स्टेट में होगा दिस। अब यहां से जब भी इसे एक्साइट किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो ये हायर स्टेट में जाएगा, और इस हायर स्टेट का नाम होता है एक्साइटेड स्टेट, और ये होता है ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, अ सीरीज ऑफ लाइंस, मतलब कितनी एनर्जी दी गई उसके बेसिस पे। अगर आप स्टेयर्स सीढ़ी मानते हैं तो यहां से आप जंप करके किसी भी सीढ़ी तक जा सकते हैं। हाँ, उस सीढ़ी का एक लेवल होता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, बट आप उस लेवल तक जा सकते हैं, और फिर वो वापस आता है, थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी रिलीज खत्म होगी और वो वापस आएगा। इस प्रोसेस में ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट करेगा वही कलर वो कंपाउंड शो करता है। अब ये जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं, जैसे एक एक्साइटेड स्टेट ये हो गया, एक एक्साइटेड स्टेट हो सकता है लोअर एनर्जी का हुआ, एक इससे हायर एनर्जी का हुआ, तो इसी के बेसिस पे अलग अलग वेव नंबर का फॉर्मूला निकाला गया था और बताया गया कि हर एक अलग लाइन के लिए आपके वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, और हर एक लाइन का अलग अलग नाम दिया गया ऑन द बेसिस कि उन्हें खोजा कैसे गया। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसे सिर्फ हाइड्रोजन के लिए खोजा गया था, तो उसके लिए फॉर्मूला वेव नंबर का आया था 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब ये n2 हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट था, और ये यहां से जंप करके किस एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, n की वैल्यू वो थी। फिर इसको नॉर्मलाइज किया गया सारे एटम्स के लिए और अलग अलग सीरीज बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ किन्होंने इनको खोजा। तो ये फॉर्मूला जो नॉर्मलाइज हुआ, मतलब सारे एटम्स के लिए गया, वो कुछ ऐसा था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हम बात करते हैं, जो आपको याद करना जरूरी है कि लाइमन ने सबसे पहली सीरीज खोजी, सबसे पहली सीरीज विच इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी। अगर हम सीरीज की बात करें सीढ़ी के रूप में आप सोच सकते हैं कि पहला स्टेट ग्राउंड स्टेट सबके लिए होता है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में n1, मतलब अलग अलग सीरीज के लिए n1 अलग अलग होता है, मतलब हर एक सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। तो लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट n1 की वैल्यू 1 होती है और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू 2 से लेके कुछ भी हो सकती है। जब हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन के लिए खोजा था,
तो N1 की वैल्यू 2 होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे उन्होंने डायरेक्टली 2 पुट किया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए खोजा था। N1 की वैल्यू 2 होगी, मतलब ग्राउंड स्टेट हमेशा 2 होगा, और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। पाश्चन की जब हम बात करते हैं तो पाश्चन ने जो सीरीज खोजी थी वो उसके लिए ग्राउंड स्टेट 3 था और एक्साइटेड स्टेट 4, 5, 6 और उसके आगे। अगली सीरीज खोजी थी ब्रैकेट ने, BRACKETT, इनके लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 4 थी और एक्साइटेड स्टेट 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और लास्ट सीरीज खोजी थी पीफंड ने, पीफंड के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 5 थी और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू 6, 7, 8 एंड फर्दर। अब हम बात करते हैं, कभी कभी इस वेव नंबर को हमें रिलेट करना होता है। यहाँ पे जो वेव नंबर का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये वेव नंबर को हमें एनर्जी से रिलेट करना होता है। तो हमें पता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, एंड वी ऑल्सो नो E इक्वल टू HC बाई लेमडा। तो हम लिख देते हैं E इक्वल टू HC इंटू वेव नंबर, क्योंकि कभी कभी आपसे इसकी एनर्जी पूछी जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू कॉन्टैक्ट मी एंड मैसेज मी, और इसे आगे भी शेयर करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो, आज संडे है तो नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूंगा वेंसडे को। बाय।